बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इस टेक्निक का जो हमने ये टेक्निक स्टडी की है अब तक, ये सारे लेक्चर्स इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस कहाँ पर होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, डबली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफाई दी क्रोमोफोर। अब इसमें स्ट्रक्चर के अंदर ये भी होता है कि जो कोई भी कंपाउंड मौजूद होता है, जाहिर है उसमें ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर वगैरह मौजूद होते हैं। अब क्रोमोफोर आइदर प्रेजेंट है या नहीं है। अब डेफिनेटली क्रोमोफोर के अटैच होने से वेवलेंथ पर इफेक्ट होता है। अगर कोई कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसमें क्रोमोफोर अटैच नहीं है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ कम होगी, ज़्यादा होगी। और या फिर इसी तरह से जब क्रोमोफोर अटैच हो जाता है वेवलेंथ पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब क्रोमोफोर के अटैच होने से वेवलेंथ हायर की तरफ चली जाती है, यानी कि रेड शिफ्ट की तरफ चली जाती है, तो हम कहते हैं कि क्रोमोफोर अटैच है। अगर हायर वेवलेंथ की तरफ ली जाती है, सेम उसी पोजीशन में रहता है जैसे कि एक अननोन कंपाउंड है जिसमें क्रोमोफोर या हमने कोई मॉलिक्यूल अटैच नहीं किया हुआ, उसकी वेवलेंथ आती है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं इसकी बराबर। क्या कहते हैं, क्रोमोफोर की जो अगर अटैच होगा तो वैल्यू डिफर होगी, और क्रोमोफोर अटैच नहीं है तो वैल्यू जो है वो डिफर होगी, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होगी। क्रोमोफोर अटैच होगा तो वेवलेंथ रेड शिफ्ट की तरफ चली जाती है। आइडेंटिफाई दी क्रोमोफोर, नाउन कंपाउंड की हम आप क्रोमोफोर को किस तरह से कंपाउंड क्या करेंगे, पहले नाउन कंपाउंड ले लेंगे जिसमें क्रोमोफोर अटैच नहीं है, फिर हम ऐसे, या क्रोमोफोर अटैच है तो भी हमें उसे उसका पता है कि भी अगर क्रोमोफोर अटैच है तो वेवलेंथ जैसे सपोज दैट 500 नैनोमीटर आ रही है, 800 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है, 300 नैनोमीटर है, डिफरेंट जो भी आ रही है, तो उसको क्रोमोफोर और नाउन कंपाउंड। और इसी तरह से हम एक अननाउन कंपाउंड लेंगे तो इनको, इनकी वैल्यूज का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देन आइडेंटिफाई दी कॉन्जुगेशन, देन बेस्ट कॉन्जुगेशन, देन एनएमआर एंड आईआर, कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसका अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, इनके अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिजल्ट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और इंफ्रारेड रेडिएशन जो टेक्निक है, इन दोनों टेक्निक से बेटर रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। कंपाउंड है नो एब्जॉर्प्शन, अगर कोई कंपाउंड हमारे पास मौजूद है और उसकी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं आ रही, कहाँ से कहाँ तक, 200 से 800 नैनोमीटर तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं आ रही, तो फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं, यानी कि वो ओलिफिन्स नहीं है, अल्कीन्स नहीं है, बेंजीन नहीं है, तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे 200 से 800। इसका ताल्लुक, इस टेक्निक का ताल्लुक कॉन्जुगेशन से, डबल बॉन्ड से। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कब होती है, 200 से 250 नैनोमीटर तक होती है। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन कब होती है, 200 से 250 नैनोमीटर तक होती है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो जो कि इस चीज़ का क्लियर करेगा कि इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कोई भी कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मौजूद है, डाइईन्स हैं वो, और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, जैसे कि हमने अल्फा बीटा डिस्कस किए थे, फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कीटोन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर ये एब्जॉर्प्शन होगी 200 से 250 नैनोमीटर तक, हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग जो है इसमें कॉन्जुगेशन मौजूद है। नेक्स्ट वन है एनालिटिकल एप्लीकेशन, कि लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी एनालिटिकल एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने के लिए हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिटेटिव, ये बेयर लैम्बर्ट लॉ की बेस पे, उसके प्रिंसिपल की बेस पे हम जो है इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी फाइंड आउट करते हैं एनालिटिकल एप्लीकेशन में। देन काइनेटिक मेजरमेंट, काइनेटिक मेजरमेंट बेसिकली इसका ताल्लुक है फिजिकल केमिस्ट्री से। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन है कि अगर एब्जॉर्बिंग ग्रुप है, कोई ग्रुप अटैच है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, अगर ग्रुप अटैच नहीं है तो उसके नतीजे में एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, और उसके जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी ग्रुप अटैच के, यानी क्रोमोफोर हो गया, उसके अटैचमेंट के रिजल्ट में क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होता है। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि क्रोमोफोर अटैच नहीं है, सिंपली है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन
फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एब्जॉर्बेंस जो है, जो ग्रुप अटैच होता है उसकी वजह से इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम विच आर अटैच्ड विद द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। स्टीरियो केमिकल स्टडीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिस और ट्रांस की फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिस के अंदर जो होता है उसमें यानी कि प्लेनर अगर स्ट्रक्चर मौजूद है, प्लेनर एक प्लेन के अंदर अगर एक स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसमें हम बेसिकली ये कॉन्जुगेशन का ताल्लुक जो है, इस टेक्निक का ताल्लुक डबल बॉन्ड से है, यानी कि पाई सिस्टम से। तो जितना पाई सिस्टम ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा ट्रांजिट इसमें जो है एब्जॉर्बेंस का फिनोमिना मैक्सिमम होता चला जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन बाय अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्यू टू पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार की वजह से कॉन्जुगेशन ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पाई सिस्टम बढ़ता चला जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती चली जाती है, और प्लेनर स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें एब्जॉर्बेंस होना फिर इजी हो जाता है। सिस स्टिल्बीन है तो वो 283 पर नैनोमीटर है, और ट्रांस स्टिल्बीन में लैम्डा मैक्स जो आ रहा है वो 295 नैनोमीटर है। नेचर ऑफ क्रोमोफोर, अभी हमें ये भी पता चल जाता है कि क्रोमोफोर अगर अटैच है तो उसकी क्या नेचर है, किस नेचर का है क्रोमोफोर। नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, कॉन्जुगेशन की तादाद कितनी है, ये पता चलता है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का पता चल जाता है कि सिस है, ट्रांस है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड एंड बेसिस कैन बी डिटरमाइंड। आयनाइजेशन कांस्टेंट हम जो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरलाइजेशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उसकी जनरलाइजेशन यानी कि इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये कंपाउंड किस नेचर का है, क्या क्या इसमें क्वालिटीज मौजूद है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।